मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके स्पर्श इस पुस्तक की पहली कहानी बड़े भाई साहब ये पढ़ने वाले हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेखक जो थे वह कम पढ़ाई करते थे और खेलते कूदते ज्यादा थे, लेकिन फिर भी लेखक जितनी पढ़ाई करते थे वो बहुत ही मन लगा कर करते थे। इसीलिए उनको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले और वो अपने क्लास में भी फर्स्ट आए। लेकिन लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गए। तो इस वजह से जो लेखक थे उनको घमंड हुआ था और वह जो उनके बड़े भाई साहब का जो उनके मन में डर था कि बड़े भाई साहब डांटेंगे खेलने पर या फिर कुछ मस्ती करने पर डांटेंगे, वो डर भी अब कुछ कम होने लगा था क्योंकि वो परीक्षा में फर्स्ट आए थे। अब हम कहानी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लेखक के भाई साहब फेल हुए थे और लेखक अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। तब वो कहते हैं कि अब मेरे मन में मैंने सोच ली है, अगर भाई साहब मुझे डांटेंगे या फिर मारेंगे तो मैं उनको कह दूंगा कि आपने इतनी अच्छे से पढ़ाई करके कौन सी बड़ा तीर मार लिया है। बड़ा तीर मार लिया है मतलब कि तुमने क्या बड़ा कुछ कर लिया है या फिर क्या बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस वजह से वो अब भाई का डर उनके दिल में उतना पहले जैसा नहीं रहा था। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। दर्जे मतलब उनकी कक्षा में, दर्जा मतलब कक्षा। वो कहते हैं कि मैं मेरी कक्षा में प्रथम आया हूँ, खेल कर कूद कर मतलब सभी एक्टिविटीज करके भी मैं मेरे क्लास में फर्स्ट आया हूँ। जबान से यह हकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जबान से यह हकड़ी जताना मतलब घमंड दिखाना। हकड़ी जताना मतलब घमंड दिखाना। वो कहते हैं कि जबान से यह हकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से यह साफ जाहिर होता था। रंग ढंग मतलब कि क्या, उनके दिखावे से। वो अपने भाई से बोल तो नहीं सकते थे जबान से क्योंकि वो भाई से डरते थे, और सिर्फ डरते नहीं थे, बड़े भाई होने की वजह से वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, आदर सम्मान करते थे, इसलिए वो मुंह से नहीं कहना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनके रंग ढंग से मतलब उनके जो बर्ताव का तरीका है, जो व्यवहार का तरीका है, जो उनका रोज की तरह बर्ताव था जो पहले डरते थे, वह अब नहीं रहा था। तो उनके भाई वह समझ गए थे। जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा। आतंक मतलब डर। जिस तरह से भाई से वो पहले डरते थे, उनका आतंक ही हुआ करता था। जब भाई को देखते थे तो उनको डर लगता था कि भाई अब मुझे डांटेंगे और कहेंगे कि अरे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से। लेकिन अब उतना डर उनको नहीं लग रहा था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। भाप लिया मतलब समझ लिया। उनके भाई साहब ने यह पहचान लिया कि ये जो है अब पहले जैसा नहीं रहा है, शायद ये घमंडी हो गया है। भाई ने तुरंत पहचान लिया क्योंकि भाई उनसे उम्र में 5 साल बड़े थे। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। सहज बुद्धि मतलब समझ या फिर किसी बात के जो कॉमन सेंस होता है कि किसी को देखकर पहचान लेना कि हाँ इसका स्वभाव कैसा है, इसके मन में अभी क्या चल रहा है, इस प्रकार से उन्होंने समझ लिया। और उनकी यह जो सहज बुद्धि थी वह बड़ी तीव्र थी। तीव्र मतलब तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। फिर एक दिन जब लेखक भोर मतलब सुबह का सारा समय वह गुल्ली डंडा आपको पता होगा, इससे जब वो खेल रहे थे, फिर जब वो भोजन करने के लिए लौटे तो भाई ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींचना मतलब सचमुच की कोई तलवार लाकर इनके सामने खींची नहीं थी, लेकिन वह आक्रामक हो गए थे, मतलब बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ। टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना, या फिर आक्रमण मतलब मारने के लिए नहीं, लेकिन बहुत डांटने के लिए वह गुस्सा हो रहे थे। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए। फिर वो डांटने लगे कि तुम इस साल पास हो गए हो, दर्जे में मतलब कक्षा में या फिर उनकी क्लास में आप अव्वल आए हो। अव्वल मतलब
पहला नंबर अव्वल आए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग होना ये मुहावरा है, मतलब घमंड होना। वो कहते हैं कि इस साल तुम क्लास में फर्स्ट आ गए तो तुम्हें तुरंत घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तुम्हारी क्या हस्ती मतलब तुम्हारी क्या शक्ति है। बड़े बड़े लोग घमंड की वजह से चले गए हैं, तो तुम किस झाड़ की पत्ती हो। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पड़ गए। फिर वो अपने भाई को समझाते हैं कि एक साल तुम फर्स्ट आ गए तो तुम घमंड तुम्हें होने लगा है, क्योंकि घमंड की वजह से बड़े बड़े टूट गए हैं। जैसे कि उन्होंने रावण का उदाहरण दिया कि रावण को बहुत ही घमंड था अपनी शक्ति पर, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति थी। वह बड़े पूरे ब्रह्मांड पर साम्राज्य करना चाहता था, सारे ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहता था, और इस वजह से उसका जो लालच है या फिर उसकी जो घमंड है, उसके खुद के घमंड ने ही उसका सर्व सत्यानाश कर दिया था। तब वो अपने बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि रावण को बहुत घमंड हुआ था, लेकिन इसी घमंड की वजह से उसका सारा साम्राज्य चला गया और उसको भी मरना पड़ा था राम जी के हाथों से। तो इसीलिए तुम भी घमंड मत करो। और तुमने ये जो रावण का चरित्र पढ़ लिया है या फिर पूरा रामायण तुमने पढ़ लिया है, तो इससे तुमने क्या सीखा है। क्या यो ही पढ़ लिया है, उससे कुछ सीख नहीं ली है। इस प्रकार से वो अपने भाई को डांटने लगे थे। या यो ही पढ़ गए, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। महज मतलब सिर्फ इम्तिहान मतलब एग्जाम, एग्जाम पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। असली चीज बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय मतलब अर्थ समझो, या फिर उसको उस लेसन के जरिए लेखक को या फिर कवि को क्या कहना है, उसका मॉरल क्या है, यह समझना बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चों यही यहाँ पर जो उनके भाई ने कहा है ये बहुत ही सच्ची बात है। मान लो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स मिल गए किसी कहानी को, या फिर हम साहित्य का देखते हैं, मैथ साइंस का अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम भाषा विषय जो है मराठी है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, उसमें आपको बहुत अच्छे से मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं, या फिर उससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें या फिर जो अच्छे मूल्य होते हैं, जैसे कि समय का नियोजन करना, या फिर सत्य, हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी के ऊपर अन्याय मत करो, सभी लोगों की मदद करो। इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे मॉरल्स होते हैं वह इन कहानियों के जरिए आपको सीखने को मिलते हैं। तो सिर्फ अच्छे मार्क्स लेना या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना यह कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखनी चाहिए। यहाँ पर उनके भाई का भी यही कहना है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कहानी का अभिप्राय समझो। अभिप्राय मतलब अर्थ समझो, उसका मतलब आप समझो और खुद में यह आत्मसात कर लो। जो आप कहानियों में या फिर टेक्स्ट बुक से आप जो सीखते हो ना, वो खुद में आप आत्मसात कर लो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे देखते हैं। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल मतलब धरती। रावण भूमंडल का मतलब पूरे धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती मतलब जो पूरे राज्य का या फिर पूरे साम्राज्य का राजा हो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। आजकल मतलब ये कहानी जब लिखी थी लेखक ने तो बहुत साल हुए थे, जब लेखक छोटे थे, क्योंकि उस समय में हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। तो उनके बचपन की यह कहानी है, इसलिए तब के समय में अंग्रेज ही हमारे भारत पर राज्य कर रहे थे। तो इसलिए बड़े भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया है कि आज के समय में अंग्रेज जो लोग हैं पूरे दुनिया पर अपना राज्य कर रहे हैं। संसार में अंग्रेजों ने राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। आधिपत्य मतलब उनका प्रभुत्व या फिर अधिकार बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके खिलाफ
मतलब उस समय में, आज के जमाने में तो बहुत सारे देशों को स्वातंत्र्य मिल चुका है, लेकिन उस समय में, क्योंकि उस समय में बहुत देशों पर अंग्रेजों ने अपना राज्य किया था, लेकिन सारे राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ लड़ ही रहे थे। हमारे भारत के लोग भी अंग्रेजों को हटाने के लिए लगे हुए थे। भाई साहब ने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि सारे लोग इनका आधिपत्य या फिर इनका अधिकार स्वीकार नहीं कर रहे थे, बिल्कुल स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप मतलब राजा, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। कर मतलब टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं, जो कोई आप बिजनेस करते हो या फिर आप नौकरी करते हो, तो उसमें से कुछ परसेंट गवर्नमेंट के लिए हम टैक्स के तौर पर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो सारा देश चलाना पड़ता है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए हम टैक्स देते हैं। जैसे कि रोड के लिए टैक्स देते हैं, पानी के लिए हम टैक्स देते हैं, तो उसी प्रकार से रावण को भी बहुत सारे राज्यों से टैक्स मिलता था, कर मिलता था। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मतलब बहुत बड़े बड़े जो देवता थे वह रावण के यहाँ पर कैद थे। जैसे कि आग और पानी के देवता, आग के देवता मतलब अग्नि देवता, पानी के भी जो देवता थे, इंद्र देवता वर्षा के या फिर बारिश के, उनको भी रावण ने अपने यहाँ कैद किया था, क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली था। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। नाम निशान मिटाना मतलब सब कुछ नष्ट करना। मतलब उसे बहुत ही घमंड हुआ था अपने शक्ति पर, और भगवान प्रभु जी, जो प्रभु राम जी है, उनको बिल्कुल ही घमंड नहीं था अपनी शक्ति पर। तो राम के द्वारा रावण का विनाश ही हुआ। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। चुल्लू पानी देने वाला मतलब कि क्या, उसकी बिल्कुल भी सेवा करने वाला कोई नहीं बचा था उस युद्ध में। सारे रावण के राज्य के जो लोग थे वह, या फिर जो राम जी के साथ युद्ध करने वाले जो सैनिक थे, वह सारे मारे गए थे। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म मतलब बुरे काम, कु मतलब बुरे, कर्म मतलब काम, कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, इतराए मतलब घमंड न करे। फिर वह अपने भाई को, अपने छोटे भाई को मतलब लेखक को, उनके बड़े भाई बहुत अच्छे से सीख देते हैं कि आदमी के पास चाहे कितना भी कुछ भी संपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसके पास बहुत सारा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड का जो घर होता है वह कभी न कभी खाली ही होता है। हम मराठी में उसको कहते हैं गर्वाचे घर खाली, मराठी में ये मुहावरा कह सकते हैं उसको। पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों हो गया। दिन दुनिया दोनों होना मतलब कहीं का न रहना, ये मुहावरा है। दिन दुनिया दोनों से गया मतलब कहीं का न रहना। तो रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया था, तो इसी वजह से वो कहीं का नहीं रह गया, उसके शक्ति का भी घमंड हो गया, घमंड उसको हो गया था, वह भी चूर चूर हो गया। इस प्रकार से वह युद्ध में हारा गया था। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। जो शैतान है, आपने कहीं स्टोरीज में सुना होगा कि उसका भी यही हाल हुआ था, उसको भी बहुत घमंड हुआ था, और इसी घमंड की वजह से उसको भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया भगवान ने। शाहेरूम मतलब ये रोम जो होते हैं उनका राजा है। शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। मतलब यहाँ पर लेखक के बड़े भाई ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। पहला तो उदाहरण हमारे भारत का दिया है रावण का, और दूसरा उदाहरण दिया है शैतान का, आपने उसकी कहानी सुनी होगी। अब तीसरा उदाहरण दिया है शाहेरूम का। शाहेरूम ये रोम जो देश है उसका एक राजा था, जिसको भी बहुत घमंड हुआ था। शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने भी अभी केवल एक दर्जा पास किया है, मतलब तुम भी अभी घमंड कर रहे हो, तुमने अभी सिर्फ एक दर्जा मतलब एक क्लास तुम पास हो गए हो, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिरना मतलब घमंड होना। तो फिर वह समझाने लगे कि तुमने इतनी कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, या फिर कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया है, सिर्फ एक क्लास में तो पास हो गए, तो अभी तुम्हें इतना घमंड होने लगा है।
आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथ महत्वपूर्ण चीज लगना, ये लोकोक्ति है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथ महत्वपूर्ण चीज लगना, मतलब जिसकी पात्रता नहीं है, जिसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ऐसे आदमी के हाथ में महत्वपूर्ण सिचुएशन या फिर महत्वपूर्ण पद देना। तो उनके भाई समझाते हैं कि तुम्हारी उतनी पात्रता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ तुम इतने छोटे क्लास में पास हो गए हो या फिर अच्छे मार्क्स से पास हो गए हो, लेकिन तुम्हें इतना घमंड हो गया है। मगर बटेर, बटेर मतलब चिड़िया, केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि सफलता एक बार हाथ लग सकती है। अगर तुम्हें आगे और सफलता पानी है तो तुम्हें आगे और मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आगे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए अबे घमंड मत करो। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि जब हम कभी कभी गुल्ली डंडे का जो खेल होता है वो खेलते हैं, तो उसमें भी अंधा चोट निशाना पड़ना मतलब अचानक कोई चीज मिलना। इस प्रकार से तुम कभी हो सकता है कि बाय चांस तुम्हें सक्सेस मिल सकता है, बहुत मेहनत से नहीं, लेकिन कभी कभी हमें सक्सेस मिल जाता है आसानी से। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मतलब कभी कभी इंसानों को, कुछ इंसान लकी होते हैं कि उनको कभी कभी सक्सेस जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं मिलता है। अगर आपको हर बार सक्सेस चाहिए तो हर बार आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों, आप ही उदाहरण लो कि अगर आपको 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से मार्क्स मिल गए, हम दूसरों का उदाहरण नहीं लेते हैं, हम आपका ही लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे से मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे मार्क्स मिले आपको। हाँ, आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कैसे? आपको उतनी ही मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, उतने ही मन लगाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने 9th स्टैंडर्ड में की थी। तो इसलिए इनका भाई भी उनको यही समझाता है कि इस क्लास में तुमको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में भी इतने अच्छे से मार्क्स मिले। इतने अच्छे अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो पहले आपको जो घमंड हुआ है अपने मार्क्स पर वो तुम दूर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मतलब लेखक के जो बड़े भाई है, बड़े भाई का जो फर्ज होता है छोटे भाई को समझाना या फिर अच्छे से समझ देना या फिर डांटना, उनकी भलाई के लिए डांटना, तो लेखक के बड़े भाई सब अच्छे से यह कर रहे थे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना मतलब परेशानी में पड़ना। फिर वह कहता है कि तुम मेरे असफल होने में या फिर मेरे फेल होने में तुम मत जाओ, तुम मेरे दर्जे में, अगर तुम मेरे क्लास में आते हो तो क्या होगा कि तुम्हारा दांतों पसीना मतलब तुम्हें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। फिर वो हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि अगले क्लास में कितने सारे मुश्किल सब्जेक्ट है, जैसे कि उन्होंने कहा अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जो कि आपको भी है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, उनके लोहे के चने चबाना, ये मुहावरा है, लोहे के चने चबाना मतलब कठिन काम करना। जब तुम्हारे क्लास की पढ़ाई तो अभी इजी है, लेकिन जब तुम मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा कितने कठिन विषय है। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान मतलब अंग्रेजों का जो इतिहास था, उनकी जो हिस्ट्री थी वो उनके जमाने में थी, आपको शायद अलग होगी, लेकिन उनके जमाने की हिस्ट्री भी बहुत ही डिफिकल्ट थी। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, क्योंकि उनके राज्य के जो बादशाह थे उनके नाम याद रखना क्योंकि वो हमसे मिलते जुलते नहीं है। हमें नाम कौन से आसानी से याद रहते, हमारे जो हिंदुस्तानी नाम होते हैं वो हम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के जो नाम होते हैं वो बहुत हमें अलग लगते हैं, क्योंकि हम वो बार बार नहीं सुनते हैं, तो इसीलिए वो नाम याद रखना उनको बहुत ही कठिन लग रहा था। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? 8 हेनरी हो गुजरे हैं मतलब वहाँ के जो शासक थे 8 हो चुके हैं,
तो कौन से हेनरी के मतलब कौन से शासक के समय में कौन सा कांड, कांड मतलब कारनामा, कारनामा मतलब कि किसके साथ युद्ध हुआ, क्यों हुआ, ये सब याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सफाचट मतलब बिल्कुल खाली, सिफर भी न मिलेगा, सिफर मतलब शून्य भी न मिलेगा। अगर किसी एक शासक को दूसरा ही नंबर लगा दिया, मतलब 8वां शासक है उसको 5वां नंबर लगा दिया, 5वें शासक को 8वें का नाम लगा दिया, तो क्या होगा, पूरे शून्य मार्क्स आपको मिलेंगे। सिफर, सिफर मतलब शून्य या फिर बिल्कुल खाली, 0 मार्क्स मिलेंगे। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियो, चार्ल्स, मतलब ये जो अंग्रेजों के नाम है ये दर्जन, दर्जन मतलब 1 डजन से भी अधिक जेम्स हुए हैं, मतलब जेम्स नाम के बहुत सारे आदमी इतिहास में हुए हैं। या फिर विलियम, विलियम नाम के भी बहुत सारे हैं। देखो अगर हमें हिंदुस्तानी नाम याद रखने के लिए बोला जाए, जैसे कि शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, ऐसे अगर हम महाराष्ट्र के या फिर हमारे इंडिया के नाम याद रखने के लिए बोला जाए तो हम रख सकते हैं आसानी से। लेकिन जो अंग्रेजी नाम है या फिर जो मुगलों के जो नाम है या फिर और दूसरे, चाइना का अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाए, जो कि कॉलेज में अगर आप BA MA करते हो तो वहाँ पे चीन की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ती है, लेकिन वो नाम तो इतने अलग होते हैं, आप इमेजिन कर लो, मैं मेरे दिमाग में इमेजिन कर रही हूँ, मैं आपके सामने बोलूंगी नहीं वो नाम, आप भी इमेजिन कर लो आपके मन में, क्योंकि आपने देखा होगा चाइना के नाम। तो अगर ये लर्न करना है आपको तो सचमुच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कुछ डिफिकल्ट है, इसलिए तुम घमंड मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट नहीं है। दिमाग चक्कर खाने लगता है, दिमाग चक्कर खाना मतलब भ्रम में पड़ना, बहुत मुश्किल में पड़ना। आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दायम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गई। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, दूसरा ये, तीसरा ये, जैसे कि दायम, दायम मतलब दूसरा, चारुम मतलब चौथा, पंचुम मतलब 5वां, मतलब इस प्रकार से एक व्यक्ति के मतलब जैसे कि एक राजा हुआ, फिर उसको ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये मुश्किल लर्न करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से वो जो हिस्ट्री थी उनकी वो बहुत ही डिफिकल्ट उनको लग रही थी। तो वो अपने छोटे भाई को मतलब लेखक को समझाते हैं कि तुम अभी घमंड मत करो, क्योंकि आगे बहुत ही डिफिकल्ट या फिर मुश्किल जो आने वाली पढ़ाई है वो तुम्हें लगेगी। और ज्योमेट्री तो बस खुदा खुदा ही पनाह, मतलब खुदा ही इस ज्योमेट्री से हमें बचाए। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। मतलब अगर ज्योमेट्री में आपको ही पता होगा ज्यादा ज्योमेट्री का कितनी डिफिकल्ट होती है, तो ये समझाते ही अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारा गजब हो जाएगा या फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई इन निर्दयी, निर्दयी मतलब क्रूर, जो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, निर्दयी। मुमतहीनो, मुमतहीनो मतलब परीक्षक जो एग्जाम सेट कराते हैं वह से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। खून करना मतलब सचमुच में खून नहीं करना, परेशान करना। तो यहाँ पर लेखक के बड़े भाई अपने भाई को समझाते थे कि ये ज्योमेट्री के जो परीक्षक होते हैं, मतलब उनको इस भाषा में कहा है मुमतहीनो, मतलब कि क्या परीक्षक जो एग्जाम सेट कराते हैं, जो क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उनके लिए वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो इससे कौन सी बड़ी मुश्किल आती है। दाल भात रोटी खाई या दाल भात रोटी खाई, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। फिर वो अपनी भाषा में समझाते हैं कि अगर पहले दाल भात रोटी, इसकी जगह आपने कह दिया कि भात दाल रोटी, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा खाओ या फिर ऐसा खाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये उनके कहना है, लेखक के भाई का कहना है। लेकिन यह जो परीक्षक होते हैं वो तो क्या देखेंगे, उनके टेक्स्ट बुक में, उनके पुस्तक में क्या है वो वही देखेंगे। शायद ये सवाल आपको भी पड़ सकता है, ये इतने सारे डिफिकल्ट एग्जाम या फिर इतने सारे डिफिकल्ट मैथ्स के सम्स क्यों है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रंटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है।
अक्षर अक्षर रटन, रटन मतलब रटना, मतलब सिर्फ लर्न करना। तो इससे क्या होता है, इसका ही नाम शिक्षा छोड़ दिया है। मतलब सिर्फ लर्न करो एग्जाम में लिखो, लर्न करो एग्जाम में लिखो, इसी तरह की अब एग्जाम हो गई है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें मतलब बेकार की बातें। अगर बच्चों आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के साथ एक पेंसिल या फिर पेन भी लेना है। जैसे ही मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ उसके अर्थ तुरंत आपको उस टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। पेंसिल से आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक शब्द आया है बेसिर पैर की बातें, तो आपको इसका मतलब जैसे मैं बताती हूँ तुरंत लिखना है, मतलब बेकार की बातें। आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा, मतलब लेखक के भाई का कहना है कि ये इतना सब पढ़ने से क्या फायदा है। ज्योमेट्री तो उनको बिल्कुल ही बोरिंग लगता है, वह कहते हैं इतना सब पढ़ने से क्या फायदा है, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना, ये हो गया है शायद। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन रेखा पर वह लब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। इस रेखा पर, रेखा मतलब लाइन जो आपके ज्योमेट्री में है, मतलब या फिर जो मैथ्स में है, उस रेखा पर वह लंब गिरा दो, लंब मतलब जो डॉट होता है वह, तो ये दुगुना होगा, पूछिए इसका प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि लेखक को मैथ्स जो है उनके भाई को बहुत ही बोरिंग लगता है। दुगुना नहीं चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे मेरी बला से, बला मतलब मुसीबत से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। खुराफात मतलब बेवकूफी। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, चाहे आपके दिमाग को वो ना अच्छा लगे कि क्या इस सम्स में क्या जीवन में इसका उपयोग है या फिर नहीं है, इस सब बातों में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको ये सब पढ़ना ही चाहिए। ऐसे लेखक के भाई लेखक को समझा रहे थे। कह दिया समय की पाबंदी, पाबंदी मतलब नियमितता पर एक निबंध लिखो, मतलब किसी उनके टीचर ने उनको एक निबंध का विषय दिया है। समय की पाबंदी मतलब समय की नियमितता, अगर इस पर एक निबंध लिखने को दिया जाए तो 4 पन्नों से कम न हो। इसमें ही वो आता है कि समय की पाबंदी, लेकिन उस लिखते समय 4 पन्नों से कम न हो, मतलब कि क्या समय की पाबंदी इनको ही नहीं है, ऐसे लेखक के भाई का कहना था। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, संयम मतलब नियंत्रण आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। देखो अब लेखक के भाई की यह राय थी कि निबंध का विषय क्या दिया है, समय की पाबंदी मतलब समय की नियमितता, लेकिन यह लिखने के लिए, हाँ समय की पाबंदी या फिर समय का महत्व सभी को होना चाहिए, लेकिन यह लिखने के लिए सिर्फ ये बताने के लिए 1-2 लाइन काफी होती है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय की इज्जत करो, समय के अनुसार सारे कार्य पूर्ण करो, समय एक बार चला जाता है तो गुजरा हुआ समय जो है वह कभी वापस नहीं आता है। सिर्फ 1-2 लाइन में ये सब महत्व बता सकते हैं, तो इसको बताने के लिए 4 पेज लिखने के लिए कहते हैं। आजकल हम नहीं कहते हैं, लेकिन उस जमाने के अध्यापक कहा करते थे, हम नहीं कहते हैं उतना। नहीं तो आप भी कहोगे कि टीचर ने खुद ये बता रही है और टीचर भी इतना लिखने को कहती है। हम नहीं कहते हैं ये, हम 1.5 पेजेस का या फिर 2 पेजेस का निबंध, 1.5 पेजेस ठीक होता है या फिर 2 पेजेस, लेकिन उस जमाने में उनके अध्यापक निबंध लिखने के लिए 4 पेजेस कहते थे। तो ये भी समय का वेस्ट हुआ, ऐसे लेखक के भाई का कहना था। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत मतलब बेवकूफी कहते हैं लेखक के भाई। यह तो समय की किफायत नहीं, किफायत मतलब बचत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। ठूस देना मतलब भरना, मतलब अगर आपको समय का महत्व है तो सारी चीजें कम समय में करनी चाहिए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे। चटपट मतलब तुरंत। अगर किसी आदमी को कुछ बात कहनी है तो चटपट कह दे। एक बात कहने के लिए आप जो बात आप 5 मिनट में कह सकते हो, उस बात को कहने के लिए आप 15 मिनट या फिर आधा घंटा मत लो।
कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले। राह ले मतलब रास्ता पकड़ना, मतलब जो आपको कहना है, जो बोलना है बोलो और चले जाओ। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। 4 पन्ने रंगने मतलब 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे इस निबंध के लिए, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब देखो उस समय में बहुत ही बड़े फुल स्केप आकार के पन्ने हुआ करते थे और ये 4 पन्ने निबंध उनको लिखना पड़ता था। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि, अनर्थ मतलब अत्याचार, यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। संक्षेप मतलब थोड़ा सा लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। और लिखते समय उनके जो परीक्षक थे, उनके जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले जो थे, वो लिखते समय क्या लिखते थे, संक्षिप्त में लिखो, लेकिन कहते समय क्या कहते थे उनको कि 4 पन्नों में लिखो। तो ये समय की बर्बादी ही हुई। अगर संक्षिप्त में नहीं होता, सिर्फ लिखना ऐसा होता, तो इनके हिसाब से, उनके अध्यापकों के हिसाब से शायद 202 पन्ने उनको लिखने पड़ते। ऐसे वो इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली इतना कोई लिखने को नहीं देता है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। तमीज मतलब अकल। अब लेखक और उनके भाई उनके अध्यापकों पर चिढ़ रहे हैं कि क्या इतनी भी तमीज नहीं है कि इतना कोई निबंध लिखने के लिए कह देता है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक है। दावा मतलब कि क्या, उस पर घोषणा करते हैं या फिर उसके लिए वो कहते हैं कि हम अध्यापक है, हम जो कहेंगे वो आपको करना है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ तक लेखक के भाई उनको समझा रहे हैं कि अगर तुम मेरे दर्जे में, दर्जे मतलब मेरे क्लास में, मेरी कक्षा में तुम आओगे, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि आगे की पढ़ाई कितनी मुश्किल है। सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। सारे पापड़ बेलना मतलब मेहनत करना। और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना ये लोकोक्ति है, मतलब कठिनाई का सामना करना। जब तुम मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आगे की पढ़ाई कितनी कठिन है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। जमीन पर पाँव न रखना मतलब बहुत ही खुश हो रहे हैं कि इस क्लास में तुम आ गए, फर्स्ट आ गए हो, तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तुम्हें बहुत घमंड हो रहा है। लेकिन तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधना मतलब अच्छी तरह मन में बिठाना। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वार्थ सा लग रहा था। फिर उनके बड़े भाई जो उनको उपदेश दे रहे थे, मतलब समझा रहे थे, उसकी वजह से लेखक बहुत ही बोर हुआ था। देखो बच्चों, कई बार ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई समझाते हैं, बड़े हमारे पेरेंट्स है या फिर टीचर है या फिर और कोई दूसरा है, तो हमें ऐसे लगता है ये क्या डांट है, ये क्या सुना रहे हैं हमें, लेकिन वो सब हमारी भलाई के लिए होता है। लेकिन जब ये बातें हमें बताई जाती है तब ये हमें उतना समझता नहीं है, लेकिन बड़ा होने पर हमें ये समझ आता है कि हमारे भलाई के लिए ही सभी हमें डांटते हैं या फिर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार मतलब द्वेष, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। वह कहते हैं कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो रहा हूँ फिर भी बड़े भाई मुझे डांट रहे हैं या फिर उपदेश दे रहे हैं, इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो ये शायद मेरे प्राण ही ले लेंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मतलब उनके बड़े भाई साहब ने जो उनकी पढ़ाई के बारे में बताया था कि इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई है, इतने सारे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इतना लर्न करना होता है, तो इस वजह से लेखक जो है बहुत ही डर गए थे। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यह ताज्जुब है। वह कहते हैं कि इतना डर गया था कि स्कूल छोड़कर मैं घर नहीं भागा, यही बड़ा ताज्जुब है, मतलब बहुत आश्चर्य है कि मैं घर नहीं भागा क्योंकि इतना डर गया था मैं। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मुझे पुस्तकों में मेरी अरुचि जो कि तो बनी रही।
मतलब इतना समझाया था उनके बड़े भाई साहब ने, इतना उपदेश दिया था अच्छा, फिर भी लेखक की पुस्तकों में अरुचि, अरुचि मतलब बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनको पुस्तकों में। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। मतलब फिर भी उनको खेलकूद में बहुत ही दिलचस्पी थी, बहुत ही इंटरेस्ट था। जैसे ही उनको मौका मिलता था वो खेलने के लिए चले जाते थे, पढ़ाई करते थे लेकिन कितनी, बहुत कम। बस इतना ही रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। वो इतनी पढ़ाई करते थे कि जो टास्क दिया है, टास्क मतलब जो रोज की जो कार्य दिया है, रोज की जो पढ़ाई दी है वो पूरी हो जाए ताकि उनको डांट न पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। मतलब खुद पे ऊपर उन्होंने पहले विश्वास प्राप्त कर लिया था, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था क्योंकि वो उनकी क्लास में फर्स्ट आए थे। लेकिन उनके बड़े भाई साहब ने पढ़ाई के प्रति उनको इतना डरा दिया कि अब खुद के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं रहा था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान मतलब जो फाइनल एग्जाम होती है, वह सालाना मतलब वार्षिक, इम्तिहान मतलब परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हुई। और कुछ ऐसा संयोग हुआ, संयोग मतलब योगायोग, कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मतलब देखो लास्ट बार जो हुआ था वही हुआ, फिर से लेखक के भाई फेल हो गए और लेखक पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। फिर देखो लेखक खुद ये मानते हैं कि उतनी मेहनत उन्होंने नहीं की थी जितनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए चाहिए, लेकिन फिर वो कैसे फर्स्ट आ गए लेखक को ही नहीं पता चला। मुझे खुद अचरज हुआ, अचरज मतलब आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राणांतक मतलब प्राण लेने वाला, मतलब इतनी पढ़ाई की थी, बहुत दिन रात उन्होंने पढ़ाई की थी। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। कोर्स मतलब उनकी जो कक्षा थी, उनके क्लास की जो पढ़ाई थी उसका एक एक शब्द चाट गए, मतलब कि क्या एक एक शब्द उन्होंने लर्न किया था। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, मतलब कहीं जगह पर बैठकर 10 बजे तक, दूसरी जगह पर बैठकर सुबह तक, 6 बजे से 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब इतने घंटे वो पढ़ाई करते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई, कांतिहीन मतलब चेहरे पर चमक न होना, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर करके उन्होंने अच्छे से नींद भी नहीं ली थी, फिर भी वह इस प्रकार से उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए लेखक के भाई साहब। उन्हें मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, नतीजा मतलब रिजल्ट जब सुनाया गया तो लेखक को उनके ऊपर बहुत दया आ रही थी, तो वे रो पड़े। उनके जो बड़े भाई साहब हैं वो बिल्कुल रो रहे थे और मैं भी रोने लगा। मतलब भाई के फेल होने की वजह से लेखक भी अब रोने लगे थे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मतलब वो तो क्लास में फर्स्ट आ गए थे लेखक, लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं एग्जाम में, तो यह सुनकर उनकी जो खुद के पास होने की जो खुशी थी वह आधी हो गई, क्योंकि भाई उनके फेल हुए थे। देखो भाई भाई में कितना प्रेम था उनमें। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मतलब लेखक की यह राय है कि अगर मैं फेल हुआ होता तो उनके बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता जितना लेखक को उनके फेल होने पर हुआ है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। एक दर्जे का मतलब एक क्लास का अंतर अब इन दोनों में रह गया है, क्योंकि लेखक के बड़े साहब उनसे बड़े भाई साहब 5 साल बड़े थे, लेकिन लेखक पास होते होते गए और लेखक का जो बड़े भाई साहब है उसी क्लास में रह गए। इसीलिए उनके दोनों के क्लास में, दोनों के कक्षा में अब सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना, कुटिल मतलब बुरी भावना उदय हुई मतलब जग गई, या फिर उनके मन में बुरा विचार आ गया कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। देखो लेखक के मन में यह बुरा ख्याल आया कि अगर भाई साहब और एक बार फेल हो जाते हैं और मैं एक बार पास हो जाता हूं तो मैं उनकी क्लास में चला जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। देखो वो कहते हैं कि उनके बड़े भाई साहब तो उनको डांटते रहते हैं पढ़ाई की वजह से, लेकिन अगर वो फिर से एक बार फेल हो जाएंगे फिर मैं उनकी क्लास में चला जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत मतलब मुझे किस प्रकार से डांट सकते हैं, नहीं डांट सकते, क्योंकि वो खुद फेल हो रहे हैं और दोनों एक क्लास में आ गए हैं तो वो नहीं डांट सकेंगे।
लेकिन मेरे इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला मैंने। फिर ये बुरा विचार है, ये गंदा विचार है, किसी के बारे में किसी को फेल होकर देखना, या फिर किसी को एग्जाम में फेल हो गया, या फिर क्लास में सबसे लास्ट आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए गंदा विचार उन्होंने अपने दिल से, दिमाग से निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मेरे हित के मतलब उनके अच्छाई के बारे में, उनका अच्छा हो सके इसलिए तो डांटते हैं, ऐसे उनको लगता है लेखक को। देखो बच्चों, जो सभी पेरेंट्स होते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके भाई बहन हो या फिर आपके टीचर हो, सभी आपके अच्छाई के लिए डांटते हैं। आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सको, आप कोई बड़ा नाम कर सको, आप जीवन में बहुत ही बड़े स्थान पर जा सको, इसीलिए आपके जो बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स है या फिर टीचर है, आपको आपके अच्छाई के लिए डांटते हैं। तो उनके डांटने का आपको बुरा नहीं मान लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने भी सोचा था कि अगर मेरे बड़े भाई साहब मुझे डांटते हैं तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी अच्छाई के लिए डांटते हैं। तो जब बड़े आपको डांटते हैं तो आपकी अच्छाई के लिए डांटते हैं, तो बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बच्चों, इस कहानी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।